चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6 से और 10 तक के प्रश्नों का सलूशन जो है इस वीडियो में कराया जाएगा। और यदि आप जो है इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इसके पिछले वाले जस्ट वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ताकि इसमें भी जो भी प्रश्न बताए जाएं आपको इसमें भी प्रश्नों का सलूशन अच्छे से समझ में आते रहें। तो पिछले वाले वीडियो में जो है कि 1 से 5 तक के प्रश्नों का हम लोग कंप्लीट सलूशन कर चुके हैं और यहाँ पर शुरू हो रहा है प्रश्न नंबर 6 से। और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि समतल दिया हुआ है कि 2x - 3y - 6z = 14 को अभिलंब रूप में परिवर्तित करें। ये इसको किसमें बदलना है? अभिलंब जो है रूप में इसको परिवर्तित आपको करना है। और परिवर्तित करने के बाद ये कह रहा है कि इस प्रकार मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई तथा दिक् को ज्याएँ ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें लंब की लंबाई भी निकालना है और आपको दिक् को ज्याएँ भी आपको निकालना है। तो इसमें जो है कई चीज़ें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, पहले इसको नोट कर लेंगे। दिया है देखिए दिया है क्या? दिया है आपका कि 2x - 3y 6z, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर दिया है 2x - 3y - 6z = आपको कितना दिया है? 14। ये आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिए? फर्स्ट। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो है कि हम लोग तुलना करेंगे। इक्वेशन नंबर जो पहला ये है इसका हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे व्यापक समीकरण। तो यानी कि समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण लिखेंगे। समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण ax + by + cz = d से करने पर, ठीक ना। तो इसका जो है कि हम लोग तुलना करेंगे ax + by + cz बराबर जो है कि cz बराबर d से जो है कि तुलना करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मिल रहा है a बराबर आपका मिला है 3, a बराबर 2, b बराबर मिला है -3 और c बराबर मिला है -6 और d बराबर यहाँ पर मिला है क्या आपका 14। ये तो चीज़ें आपके मिले हैं a b c और d, जहाँ a b c जो है अभिलंब के दिक् जो है कि अनुपात है। जहाँ a b c अभिलंब के दिक् अनुपात है। दिक् क्या है? अनुपात है, ठीक है। ये क्या है? दिक् अनुपात है यहाँ पर a और a b c। अब यहाँ पर अभिलंब रूप जो समीकरण होता है क्या होता है, यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग। अभिलंब रूप जो होता है, अभिलंब रूप जो होता है आपका, अभिलंब जो रूप आपका होता है ये आपका होता है lx + my + nz = यहाँ पर होता है p। यहाँ पर क्या होता है? p। जहाँ पर l m n जो होता है आपका दिक् को ज्या होती है। आपको पता ही है कि जहाँ यल बराबर क्या होता है? a/√a² + b² + c का स्क्वायर होता है। इसके बाद m बराबर होता है b/√ होता है √a² + b² + c² होता है, ये भी पता है। और n = होता है c/√ होता है √a² + b² + c का क्या स्क्वायर। यानी कि ये जो है l m n का वैल्यू यहाँ पे होता है। तो अभिलंब के रूप के लिए क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले जो है ये आपके दिक् अनुपात जो निकले हुए हैं इसका जो है सबसे पहले अंडर में a² b² c² हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर में a² + b² + c² हम लोग निकाल लें, ठीक है। चलिए तो निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? अंडर में a का मान हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 + b का मान है 3, 3 3 के 9 + c का मान है 6, 6 6 के 36। यहाँ पर हो जाएगा 36 4 40, यहाँ पर हो जाएगा 49 और यहाँ पर = क्या हो जाएगा? 7। यानी कि ये वैल्यू जो है आपका आ गया कितना? 7।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, एल एम और एन का मान निकाल लें, इसके बाद इसी समीकरण में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे, ठीक ना। इसी समीकरण में हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे या इसी या जो है कि समीकरण नंबर 1 में जो है कि कितने से भाग दे देंगे, 7 से। तो वही चीज़ आपकी है, ए बी सी का सम्मान पता ही है, तो समीकरण 1 में नहीं है तो भाग ही दे दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 7 से दोनों तरफ भाग देने पर, भाग देने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/7x - 3/7 y हो जाएगा, -6/7 z हो जाएगा, इसके बाद माइनस ये आपका हो जाएगा 7। अब कटा जी, 7 दूनी के हो जाएगा 14, यानी कि हो जाएगा 2/7x। इस पूरे को हम लोग छाप देंगे यहाँ पे 6/7, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ये जो आपका निकल करके आया हुआ है, ये आपका निकल करके आ गया आपका क्या, लंब रूप समीकरण। क्या निकल कर आ गया है, लंब रूप समीकरण, ठीक ना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लंब रूप समीकरण है, ये आपका एक फाइनल आंसर यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या पूछ रहा था, पहले मैं नोट करके देख लेता हूँ भाई। यहाँ पे पूछ रहा था कि लंब रूप में परिवर्तित करें, तो लंब रूप में हम लोग क्या कर दिए, परिवर्तित तो कर ही दिए, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि समतल की मूल बिंदु से दूरी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यापक रूप जो हम लोग लगाए हैं यहाँ पे, ये होता है LX + MY + NZ, ठीक है। MY + NZ इक्वल टू क्या है, P। और P को हम लोग कहते हैं, ये आपका क्या है, P को कहते हैं मूल बिंदु से दूरी। P को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये जो P होता है ये कहलाता है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से क्या कहलाता है, दूरी, ठीक ना। तो ये मूल बिंदु से दूरी है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे कि समतल, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समतल की मूल बिंदु से दूरी, समतल की मूल बिंदु से दूरी, समतल की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी P इक्वल टू आपका हो जाएगा, दूरी कितनी है आपकी, तुलना कर दीजिए, आपका हो गया 2। ये आपका हो गया क्या, मूल बिंदु से दूरी आपका, ये आपका समतल का मूल बिंदु से दूरी 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, एक आंसर यहाँ पे निकल कर आ चुका है। इसके बाद आपको निकालना है क्या, दिक् कोज्या निकालना है, जो कि LMN होता है। तो यहाँ पर हम लोग तुलना करके आसानी से निकाल सकते हैं, या इस तरह से आप नहीं निकालना चाहते हैं तो दिक् कोज्या जो है आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, जिससे मन आप उससे निकाल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिक् कोज्याएं क्या क्या है वो देखिए, दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं। तो दिक् कोज्याएं क्या क्या निकल गई हैं, देखिए यल बराबर क्या निकला हुआ है, एल बराबर निकला हुआ है 2/7, एम बराबर निकला हुआ है -3 बटा में कितना 7, एन बराबर निकला हुआ है क्या -6 बटा में कितना 7। तो यहाँ पर जो है आपके टोटल जो भी ये मान निकले हुए हैं, ये आपकी दिक् कोज्याएं हैं, और ये जो है दिक् कोज्याएं आपकी फाइनल आंसर हो गई हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कि यहाँ से निकाल लेना था, जो कि हम आपको बिल्कुल जो है डिटेल से यहाँ पे समझा दिए हैं किस तरह से आपको निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रश्न नंबर 6 है, और हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर 7वां सवाल देखिए। 7वां सवाल में कह रहे हैं समीकरण, समतल के समीकरण आपके इतने हैं को अभिलंब रूप में बदलिए। तो अभिलंब रूप का मतलब यह हुआ मेरे प्रिय छात्रों कि ये जो आपका निकला हुआ है ना, यही आपका अभिलंब रूप बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये जो है आपका अभिलंब रूप बना हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि अभिलंब रूप में जो है क्वेश्चन नंबर 7 को भी बदलना है, लेकिन अंतर यह है कि इसमें आपको दिक् कोज्याएं नहीं निकालना है, ठीक है। इसमें आपको दिक् कोज्याएं नहीं फाइंड करनी है, केवल आपको बदलना है कि इसमें अभिलंब जो है कि रूप में आपको केवल यहाँ पे बदलना है। तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी सूत्र पे जो आपका प्रश्न नंबर 6 हल हुआ है ना, उसी पे हम लोग हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ें सब चलेंगी, तो इतना कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हम हटा देते हैं। जो आवश्यकता है बस हम लोग उसी को लेकर चलेंगे, क्योंकि अभिलंब रूप में बस करना क्या है
कि अंडरवुड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकाल करके इसके बाद जो समीकरण नंबर ये फर्स्ट है इसी में हम लोग क्या करेंगे, जो भी मान आएगा उसका भाग दे देंगे और जो प्राप्त होगा वो आपका अभिलंब रूप क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो ये तो हमने लिख कर बता दिया कि इस तरह से आपको लिखना है, ठीक ना। तो ये आपका डिटेल में रहा और थोड़ा शॉर्ट आप समझ लीजिए। शॉर्ट क्या करना है, बस प्रश्न नंबर 6 जो दिया 7 जो दिया है ना, समीकरण हम लोग बदलेंगे और समीकरण में जो ये है वैल्यूएं आपकी बदल जाएंगी, तो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ से इस समीकरण को भी हटा देते हैं। और दिया है समीकरण क्या, देखिए 2x - 3y + 6 समीकरण दिया है कि 2x, देखिए यहाँ पर समीकरण दिया है, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा 2x - 3y, इसके बाद दिया है +6 + 6z, इसके बाद दिया है बराबर कितना 0। अब यहाँ पर देखिए 2x लिख सकते हैं -3y, तो ये होगा ही प्लस बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -14, ठीक ना। तो ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर कितना, समीकरण नंबर आप फर्स्ट बना लेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण 1 का तुलना करेंगे मानक समीकरण जो दिया गया है इसी से, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 6 और d बराबर क्या हो जाएगा -14। ठीक ना। अब कुछ कह रहा है कि जहाँ ए बी सी अभिलंब के क्या है, दिक अनुपात है। करना क्या है, दिक अनुपात से जो मान दिया है ना उससे अंडरवुड ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। चूंकि इसलिए यहाँ पर अंडरवुड में निकाल लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, और यही जो मान प्राप्त होगा उसी से हम लोग समीकरण नंबर 1 में भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि अभिलंब रूप समीकरण क्या है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा अंडरवुड में ए का मान क्या है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 तिली के 9 प्लस 6 6 के 36 इजकल टू, तो 36 4 40 9 49 हो जाएगा, 49 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में जो है कि 7 से दोनों तरफ क्या करेंगे भाग, समीकरण 1 में दोनों तरफ लिखेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ 7 से भाग देने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 में हम लोग भाग दे लेते हैं भाई, तो भाग देंगे तो यह है 2/7 हो जाएगा x माइनस 3/7 y और प्लस 6/7 y और सॉरी y हो गया, z में होना चाहिए, बराबर ये हो जाएगा -14 में कितना आपका 7। तो देखिए 7 से कटेगा तो कटा दी, तो ये हो जाएगा 2/7x माइनस 3/7y, इसके बाद प्लस 6 में आपका हो जाएगा 7z बराबर। अब यहाँ पर देखिए कटाएंगे तो 7 दूनी के 14, यानी कि टोटल क्या बन गया -2 बन गया, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। अब ये जो प्राप्त हुआ है ये अभिलंब रूप क्या है, समीकरण है, और ये जो अभिलंब रूप समीकरण है अब इसी से जो है कि हम लोग दिक को ज्या यदि कहता है तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि x y और z का जो गुणांक है यह क्रमशः l m और n का मान होता है दिक को ज्या के लिए, और बराबर के बाद जो वैल्यू दी गई है ये मूल बिंदु से क्या है डिस्टेंस, यानी कि मूल बिंदु से दूरी होता है। तो यहाँ से आपको कहता है तो आगे कहता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे कह रहा है कि अभिलंब रूप समीकरण निकालिए, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल करके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या देखिए आपका यदि इतना ना दिया हो तो दोनों तरफ माइनस से आप भाग दे देंगे, या आपका इतना दे सकता है, या माइनस यदि करेंगे तो 2/7 हो जाएगा x प्लस 3/7 y माइनस 6 अपन क्या हो जाएगा 7 z इजिकल टू क्या हो जाएगा 2, या तो आपका इतना आंसर दे रखा हो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः यह तल के अभिलंब रूप समीकरण है, लिखेंगे कि अतः यह तल के अभिलंब रूप समीकरण है। अभिलंब रूप क्या है, समीकरण है। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे मिला भी सकते हैं। यहाँ पर आपका फाइनल आंसर, या तो आप इतना छोड़ सकते हैं या इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका सही है, कोई काट यहाँ पे नहीं सकता। अब ये मत सोचिए गलत है, नहीं आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अभिलंब रूप समीकरण आप निकाल लेंगे। अगर यहाँ से दिक को ज्या कहता है तो आसानी से
दिक्कोजीय ये हो जाएगा, दिक्कोजीय ये हो जाएगा, दिक्कोजीय एल एम एन का मान वो क्रमशः आपके हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर ये 7 रहा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं, प्रश्न नंबर 8 को भी, और देखते हैं किस तरह से इसका सलूशन होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन हम लोग एक चीज़ यहाँ पे गलत ये चीज़ कर रहे हैं कि जो आपका समीकरण है ना, मानक समीकरण जो आपका लग रहा है ना, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक है। और मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जो बराबर के बाद ले रहे हैं तो ये आपका माइनस डी होता है। इसके पिछले वाले ये प्रश्न नंबर 6 में आप लोग थोड़ा सही कर लेंगे, माइनस आप डी लिखेंगे, या इसका व्यापक रूप समीकरण हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और इसके बाद प्लस डी इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। यदि इतना लगते हैं तो प्लस डी इजिकल टू 0 लेना पड़ेगा, और यदि इस बराबर के इस तरफ आप डी को लेकर तुलना करते हो तो माइनस में होना चाहिए, माइनस डी आपका होना चाहिए, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा। लेकिन आपको पता है कि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए पॉजिटिव में भी तुलना आप कर सकते हो, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक ना। तो माइनस माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव के साथ आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हटा दे रहा हूँ, केवल आपका क्या हो जाएगा 14 यहाँ से हो जाएगा, ठीक ना। आपको डिस्टेंस आपको पता है कि दूरी जो है तो कभी माइनस नहीं होती है, तो इसलिए पॉजिटिव में यहाँ पे लिया गया था। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा आप लोग सही कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है ये 7 रहा और 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर किसके तरफ 8। तो अभिलंब के दिक् अनुपात ये थे ए बी सी। अब इसी मानक समीकरण से हम लोग तुलना करेंगे और निकालेंगे पुनः अगला। तो हम लोग इसको हटा देते हैं और यहाँ से भी इसको हटा देते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए अगले प्रश्न में जो दिया है प्रश्न नंबर 8 में आपको दो समीकरण दिया है, करे बीच का कोण निकालिए। बहुत अच्छा सवाल दिया है। तो दिक् अनुपात यहाँ पर जो आपका गुणांक है एक्स का गुणांक वो दिक् अनुपात होते हैं। तो अभिलंब के दिक् अनुपात हम लोग फटाक से निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो है कि आप इतना लिख सकते हैं। चलिए मैं छोड़ भी देता हूँ लिखने के लिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ भी जाए। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में आपको कोण निकालना है। क्या निकालना है? कोण। तो कोण के लिए cos थीटा बराबर सूत्र आपको बताया गया था, पहले भी कुछ सवाल आ चुके हैं इस तरह के कोण के लिए। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा, यदि नहीं याद है तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। प्रश्न नंबर 8 में आपके दो प्रश्न हैं, पहला करके है और दूसरा। पहला दूसरा हम लोग दोनों सॉल्व करेंगे। देखिए पहला दिया है समीकरण क्या, समीकरण दिया है 2x माइनस 3y प्लस 4z। 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर क्या है आपका? बराबर है 1। इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। तो यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण, या लिख सकते हैं कि मानक समीकरण, क्या लिख सकते हैं? मानक समीकरण ए एक्स प्लस, देखिए दो समीकरण यहाँ पर आया तो a1 a2 करके लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1z इजिकल टू हो जाएगा माइनस डी। आप नोट कर सकते हो, या पॉजिटिव में लेना चाहें क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, b1 बराबर क्या हो जाएगा -3, c1 बराबर हो जाएगा 4, और यहाँ पर d माइनस डी बराबर हो जाएगा 1, यानी कि यही जो है आपका हो जाएगा d बराबर हो जाएगा -1। इस तरह से आप निकाल सकते हो भाई, गलत नहीं है, सही है। या इसको आप इधर करके भी आप पाछांदर करके निकाल सकते हो तुलना करके। ये आपका a1 a2 b1 b2 a1 b1 और c1 का मान यहाँ पे निकल चुका है। इस d से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर d फॉलो नहीं हो रहा है। केवल आपको कोण निकालना है, तो कोण के लिए आपको जो है कि अभिलंब के दिक् अनुपात आपके चाहिए। चलिए तो दूसरे के लिए आते हैं। इसी तरह से दूसरा समीकरण क्या दिया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। दूसरा समीकरण दिया है x प्लस वाई, इसी प्रकार x प्लस y बराबर क्या दिया हुआ है? x प्लस माइनस दिया है, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 4। दे रखा है कि माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर देखिए इसमें z गायब है, तो आप z गायब है तो z को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते, या इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 0z इजकल टू क्या हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो ये आपका अभिलंब के जो है कि दिक् अनुपात, अभिलंब के क्या है? दिक्, यहाँ पर ये अनुपात है। तो यहाँ पर जब अभिलंब के ये जो है कि दिक् अनुपात जब आपके लिखे गए हैं, तो अभिलंब के दिक् अनुपात समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा? अभिलंब के ये दिक् अनुपात आपके हो गए, तो समीकरण 2 के लिए आ जाएंगे। तो फिर तुलना करेंगे, मानक समीकरण लिखेंगे। मानक समीकरण a2x प्लस
B2y प्लस C2z इजकल टू क्या, माइनस डी आप कर सकते हैं से तुलना करने पर। देखो भाई डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता है, ये पॉजिटिव डिस्टेंस आप ले सकते हो, गलत नहीं है। पॉजिटिव में आप रख करके कर सकते हो, लेकिन मैं निगेटिव में लेकर के कर दे रहा हूँ, तो ये किसका तो यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम लोग का काम है रखना। यहाँ पर हो जाएगा A2 इजकल टू हो जाएगा -1, क्योंकि इसका गुणांक -1 है। B2 इजकल टू इसका गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 है। C2 इजकल टू क्या है 0, और D इजकल टू हो जाएगा -4। तो यहाँ पर अविलंब के दिक् अनुपात A2, B2 और C2 का मान यहाँ पे निकल कर आ चुका है। तो बीच का कोण आपको निकालना है, इसलिए इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण, इनके बीच का क्या कोण, सूत्र क्या होता है, cos थीटा इजकल टू होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा में अंडर में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का क्या स्क्वायर इनटू अंडर में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का क्या स्क्वायर। यहाँ पर इतना चीज देखिए, ये आपका बीच के कोण के लिए आप फार्मूला है, आपको पता ही है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा इजकल टू A1 का मान क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई A2 का मान है -1 प्लस B1 का मान है -3 गुणे B2 का मान है 1 प्लस C1 का मान कितना है, C1 का मान है 4 गुणे C2 का मान कितना है 0, बाटा में आपका हो जाएगा अंडर में A1 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी के 4 हो जाएगा प्लस B1 का स्क्वायर 3 तिली के 9 प्लस C1 का स्क्वायर 4 चौके 16 इंटू अंडर में आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 0। यहाँ से आपका हो जाएगा, नीचे से हम लोग लिखेंगे, इधर मैं नोट कर देता हूँ भाई, शायद इधर ना दिखे, तो हम लोग आएंगे तो इधर लिखेंगे cos थीटा इजकल टू 2 एकम -2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0 तो छोड़ दीजिए, बाटा में 9 6 15 16 9 25 25 और ये हो जाएगा आपका क्या 29 इंटू एक क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा इजकल टू हो जाएगा -5 बटा में हो जाएगा, देखिए 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 2 दूनी के 4 और 1 क्या 5, ठीक है 58 हो गया। तो यहाँ से देखिए cos थीटा इजकल टू, यहाँ पर देखिए थीटा इजकल टू हमको क्योंकि कोण निकालना है तो थीटा इजकल टू कास को इधर भेजेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, कास इनवर्स कोष्टक में हो जाएगा -5 बाटा में हो जाएगा क्या 58। आपको पता है कास माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कास थीटा, तो आर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ से आपका हो जाएगा थीटा इजकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स कोष्टक में 5 बटा में अंडर में क्या हो जाएगा 58। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया है, ठीक ना। ये तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया है। इसी तरह से आपको इसका दूसरा करना है, दूसरा खुद आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है इसको सॉल्व करना, तो मैं इसको सॉल्व भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम इसी पे हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर इसके दूसरे को। तो ये तो पहला रहा है 8वें का, दूसरा देखते हैं किस तरह से सॉल्व आपको करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ, इसका 8वें का दूसरा। चलिए तो 8वें का हम लोग दूसरा देखते हैं। 8वें के दूसरा में दे रहा है कि दो समतलों इतना और इतने के बीच का कोण ज्ञात करें। अब देखिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे समीकरण आपका बदला हुआ है, तो समीकरण क्या है, कह रहा है कि 3x - 6y धन 2z बराबर 7। 3x - 6y धन 2z बराबर कितना है 7, बराबर है 7। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बीच का कोण, इसमें भी आपको कोण निकालना है। तो यहाँ पर a1 a2 का मान बस रखिए, यहाँ पे तुलना करके a1 का मान 3 हो जाएगा, b1 का मान -6 और c1 का मान अब क्या है 2 और d -d बराबर 7 है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, या एक बार d माइनस को उधर कर दीजिए तो यहाँ पर d बराबर हो जाएगा -7, जो कि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से हम लोग निकाल लेंगे
2x 2x, यहाँ पर दूसरे समीकरण से हम लोग ले लेते हैं 2x 3x माइनस नहीं 2x धन 2y 2x धन 2y 2x धन 2y माइनस 2z बराबर आपका क्या हो जाएगा 5। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर मानक समीकरण जो है x इसने तुलना करने पर तो यहाँ पर a2 का मान क्या आ जाएगा 2, b2 का मान क्या आ जाएगा 2, c2 का मान क्या आ जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ पर d का मान हो जाएगा माइनस कितना 5। इतना चीज़ जो है कि हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसी इनके बीच का कोण निकालना है तो ये सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा इजिकल टू कॉस क्या हो जाएगा थीटा इजिकल टू, तो cos थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा a1 a2 का गुणा कर दीजिए, नहीं है तो ये a1 है और ये a2 है तो 3 दूनी का हो जाएगा 6, एक ही बार में लिख दीजिए। इसके बाद प्लस b1 b2 का करना है तो 2 है और ये 6 है तो 6 दूनी के 12 -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -12 प्लस c1 c2 यानी कि -2 है और ये है आपका 2 तो 2 दूनी के 4 यानी कि ये हो जाएगा -4 बटा में। अब यहाँ पर हो जाएगा अंडर वाला मान a1 का स्क्वायर यानी 3 तिली के क्या हो जाएगा 9 प्लस b1 6 के 36 प्लस c1 यानी कि 2 दूनी के 4 इंटू अंडर में ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 प्लस 2 दूनी के हो जाएगा 4 प्लस 2 दूनी के हो जाएगा 4। यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा इजिकल टू हो जाएगा देखिए 12 और 4 16 में से 6 घटा आपका हो जाएगा -10 बटा में 36 4 40 4 49 यानी कि यह हो जाएगा अंडर में आपका हो जाएगा 49 इंटू अंडर में क्या हो जाएगा 4 4 वाट 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से हम लोग आ जाएंगे तो cos थीटा बराबर हो जाएगा -10 बटा में देखिए 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 गुणे कर्ण में 12 का वर्गमूल हो जाएगा 2 कर्ण में कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा बराबर 2 5 10 5 बन गया यानी कि ये जो है -5 बटा में 7 कर्ण में कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से cos थीटा यानी कि cos बार यहाँ से थीटा इजिकल टू हो जाएगा cos इनवर्स कोष्टक में -5 बटा में 7 करने में 3, ठीक ना। और यहाँ पर cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा इजिकल टू लिख सकते हैं cos इनवर्स कोष्टक में 5 बटा में 7 करने में कितना 3, यानी कि ये जो है आपका एंगल यहाँ पे निकल कर आ चुका है। ये जो है आपका फाइनल आंसर है, यानी कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम समझा दिए हैं किस तरह से आपको सोल्यूशन करना था और आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा कि 8वें का पहला और दूसरा दोनों एक जैसा सवाल था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से प्रश्न नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे वही चीज़ें चलेंगी प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 के पहले और प्रश्न नंबर 10 के दूसरे में। तो हम लोग प्रश्न नंबर 9 को लेकर चलते हैं। आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा प्रश्न नंबर 9 को, क्योंकि प्रश्न नंबर 9 यदि सॉल्व करना सीख जाते हैं तो प्रश्न नंबर 10 को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो जिस तरह से प्रश्न नंबर 9 आपका सॉल्व होगा वही जो चीज़ें हैं प्रश्न नंबर 10 में भी चलेगी। प्रश्न नंबर 10 का पहला, दूसरा, तीसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 में आपके 2 हैं। तो प्रश्न नंबर 9 को आप अच्छे समझ लेंगे तो प्रश्न नंबर 10 आप खुद जो है सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कर। देखिए, समतल का समीकरण निकालना है। जो बिंदु दिया है 1 0 और -2 से होकर जाता है, ठीक है, तथा समतल जो है, समतल युग्म जो है 2x + y - z - 2 = 0 तथा x - y - z - 3 = 0 पर लंब है। देखिए, ये लंब वाली कंडीशन आ गई है ना, थोड़ा स्टेप बढ़ जाता है। यदि एक पॉइंट दिया रहता समतल का समीकरण निकालना होता तो बस हम लोग सूत्र द्वारा आसानी से निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि बिंदु इतने से गुजरने वाले समतल का समीकरण, जो आपका बिंदु दिया है वो बिंदु क्या दिया है 1 0 - 2। लिखेंगे कि बिंदु
बिंदु क्या दिया है 1 0 -2 से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो पहले मैं सूत्र को एक बार नोट कर देता हूं भाई, एक बार याद दिला देता हूं सूत्र आपको कि सूत्र आपका क्या होता है। देखिए सूत्र आपका होता है ए कोष्टक में x माइनस x1 होता है प्लस बी कोष्टक में होता है y माइनस y1 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया गया था। प्लस सी कोष्टक में आपका होता है z माइनस z1 इजिकल टू क्या होता है 0। ये तो आपका फार्मूला है, ये क्या है सूत्र है। तो जो पॉइंट आपका दिया रहता है वो x1 y1 z1 का होता है। तो अब इसी में हम लोग रख देंगे, रख करके निकालेंगे, देखें क्या है। तो ये आपका पॉइंट जो है आपका x1 है, y1 है और क्या है z1। अब इसमें रखेंगे तो a कोष्टक में आपका हो जाएगा x माइनस x1 का मान है 1 प्लस b कोष्टक में y माइनस y1 का मान क्या है 0 प्लस c कोष्टक में z माइनस z1 का मान है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 इजकल टू 0। 0 है तो हटा दीजिए, यह हो जाएगा a x माइनस 1 प्लस b y बन जाएगा 0 से कुछ मतलब है नहीं प्लस c कोष्टक में z प्लस 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। ये आप बना लोगे इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि लंब यहाँ पर दो समीकरण एक दूसरे के लंब हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हर हाल में a और b, उन दोनों समीकरण से a और b का मान हम लोग ने a b और c का मान निकालना पड़ता है और उन्हीं मानों को यहाँ पर रख करके a b c के जगह पर रख करके गुणा करके जो फाइनल आंसर आता है ना वो आपका जो है कि समतल का समीकरण बन जाता है। यही चीज़ अगर लंब नहीं देता ना तो आसानी से जो है कि ये फाइनल आंसर आपका हो जाता है, लेकिन लंब दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दिया गया समतल। दिया गया समतल क्या है, देखिए दिया गया समतल। दिया गया समतल कौन कौन है हम लोग नोट करते हैं। दिया गया समतल है दिया गया समतल है 2x प्लस y माइनस z माइनस 2 इजिकल टू क्या है 0। इक्वेशन नंबर क्या है सेकेंड। इसके बाद x माइनस y माइनस z माइनस 3 इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या है थर्ड। ठीक ना, ये आपके 3 समीकरण बने हुए हैं। अब ये कह रहा है कि जो पहला है समीकरण ये वाला, इन दोनों पे क्या है लंब है। ठीक है, दोनों पे लंब है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ध्यान दीजिए, समतल 1 समतल 2 और 3 पर लंब है तो लिखेंगे समतल पहला समतल 2 व 3 पर लंब है तब। देखिए जब ये जो समतल है यदि इस पे लंब होता है तो उस कंडीशन में जो x y z होता है ना उनके जगह पर a b c मान रख करके 0 आपका ले लिया जाता है। जो x y z है केवल ये मान रखे जाते हैं। x y z की जगह पर a b c का मान रखा जाता है, दिक् अनुपात रखा जाता है और बराबर 0 रख दिया जाता है। ये जो मान है इनको 0 आपका कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब समतल होगा तो उस कंडीशन में लिखने का तरीका ये होता है। लिखने का तरीका यहाँ पर याद रखेगा हमेशा, हर बार यही होगा। 2a बन जाएगा प्लस b बन जाएगा माइनस z जो है ये c बन जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर बनेगा इक्वेशन नंबर 4। दूसरी चीज़ यहाँ पर a प्लस हो जाए माइनस b हो जाएगा माइनस c हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर ये बन गया। अब जो a b c के फॉर्म में यहाँ पर बन गया, देखो भाई ये चीज़ हमेशा समतल एक जो है यदि इन दोनों पे यदि लंब है तो उस कंडीशन में आपका हमेशा जो है x y और z जो है a b c का काम करेगा। जो आपका अंक है ये 0 के बराबर हो जाते हैं। तो ये जो है कि लिखने का इसका तरीका है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि लगाएंगे। लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 4 व 5, समीकरण 4 व 5 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, देखिए भाई वज्र गुणन विधि यहाँ पर 2 के लिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। क्लास 10th में आप 2 एक्स वाई के लिए पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर 3 आ चुके हैं, ए बी सी 3 मान आ चुके हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा किस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका हो रहा है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर ए निकालेंगे तो ए बाटा में, ध्यान दीजिए जब ए का ये निकालेंगे ना तो ये वाला छूट जाएगा, बाटा में लगेगा। जब ये दोनों बच जा रहा है तो इनके गुणांकों का आपस में मल्टीप्लाई। देखिए ए का जब निकालेंगे तो बी के गुणांक से इसमें गुणा, यानी कि इसके गुणांक से इसमें गुणा होता है, इसके गुणांक से इसमें गुणा। इसका गुणांक 1 है तो 1 से -1 में गुणा, यानी कि यह लिखेंगे 1 गुणे -1। इस तरह से मैं लिख करके आपको समझा दे रहा हूँ। इसके बाद इससे करेंगे तो माइनस हमेशा बीच में लगता है, ध्यान दीजिएगा। अब इससे करेंगे तो b का है -1 गुणे इसका है -1, ठीक। यही इक्वल टू b बटा में। अब देखिए, अब b से जब लेंगे, जब आप b से लेंगे तो ये b वाला आपका जो है कि छूट जाएगा। अब ये दोनों बचेंगे। तो जब b की कंडीशन आती है ना तो अब इससे इसमें नहीं करना होता है, अब इससे पहले इसमें करना होता है, इसके बाद इससे इसमें करना होता है। तो पहले नीचे वाले से ऊपर वाले में, तो इसका गुणांक 1 है तो 1 गुणे इसका गुणांक है -1, ठीक है, माइनस लग जाएगा। फिर इससे इसमें तो 2 है तो 2 लिखेंगे गुणे इसका है -1 तो -1 हम लोग लगा देंगे, इक्वल टू c बाटा में। अब किसका लेंगे, c का, किसको लेना है, अब c को। जब ये c को लेंगे तो इनका अब इसमें, अब इससे इसमें अब करते हैं, 2 एकम 2, यानी कि यह हो जाएगा 2 गुणे आपका हो जाएगा -1। और जब इसका इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस, a का गुणांक 1 है, इसका एक गुणांक 1 है, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसी पूरे मान को हम लोग मान लेंगे किसी भी राशि के बराबर यहाँ पर ले सकते हैं, या अगले स्टेप में हम मानकर लिख देंगे कि मान लेते हैं कि ये जो है कि लेमडा है, या कुछ अब मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a अपान ये हो जाएगा -1, माइनस से माइनस में गुणा प्लस, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू b अपान -1 माइनस से माइनस में गुणा +2 हो जाएगा इक्वल टू c अपान 2 कम 2 हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या हो जाएगा, a अपान हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा इक्वल टू b अपान आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 इक्वल टू c अपान हो जाएगा क्या -3। अब यहाँ से कर लेंगे माना a अपान, अब मान लेते हैं इस पूरे राशि को, मानना कि ये कितने के बराबर है आपका k के बराबर। मान लेंगे कि अचर राशि जो है कि ये k के बराबर आप ले सकते हैं, या लेमडा के बराबर, या एक्स वाई के बराबर। एक्स वाई तो ले नहीं सकते क्योंकि एक्स वाई में है, p या q कुछ भी आप मान करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अचर राशि k के यहाँ पे बराबर है, तो इसलिए अब हम लोग का हो जाएगा a अपान लेंगे 2, यह बराबर k के हो जाएगा। यहाँ से तिर्यक गुणा करके निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा -2k, एक मान निकला। b बराबर बाटा में 1 इक्वल टू k है, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा कितना k, 2 मान निकल गया यहाँ से। इसके बाद ये जो मान है k के बराबर होगा c बटा में -3 इक्वल टू k है, तो हर एक मान का तिर्यक गुणा कर देंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा -3k। तो यहाँ पर a का मान निकल चुका है, b का मान निकल चुका है, और यहाँ पर c का मान यहाँ पे निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि a b c का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे रखेंगे। मैं देख लूँ भाई रिकॉर्ड तो हो रहा है, तभी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कट तो नहीं गया है। चलिए तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपका जो है कि इसी पे आधारित जो है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला दूसरा। लिखेंगे समीकरण 1 में
ए बी सी का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखेंगे, तो रखिए समीकरण 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 है ये है ना, ए का मान क्या है -2k है, कोष्टक में आ जाएगा x - 1 प्लस b का मान क्या है k, कोष्टक में है और y है तो y लिख दीजिए केवल k y, प्लस c का मान है -3 तो यहाँ पर लिख दीजिए -3k, कोष्टक में क्या है z + 2 इजिकल टू क्या है 0। देखिए सभी में k कॉमन है, सभी में k क्या है कॉमन है, तो k से सभी में क्या कर दीजिए भाग, या k कॉमन ले सकते हैं। तो जब k कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, देखिए -2 बचा तो -2 से x में -2x, माइनस से माइनस में +2 प्लस ये हो जाएगा y केवल हो जाएगा, k बाहर गया -3 से गुणा कर -3z बना और -3 दो क्या हो जाएगा 6 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। k गुणांक के हटेगा तो ये बटा लगेगा तो 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको सजा कर लिखते हैं, तो -2k बना प्लस y बना -3z बना और ये -6 है ये 2 है तो ये हो जाएगा -4 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर k नहीं ये x से गलत हो रहा है x। अब क्या करेंगे माइनस से सभी में भाग दे दीजिए या इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका फाइनल आंसर मौजूद हो गया है, लेकिन आपके बुक से जो है कि आंसर शायद ना मिले। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर यहाँ पे आपका निकल कर आ चुका है। अगर आपके बुक से आंसर ना मिले तो माइनस से सभी में गुणा करिए तो ये हो जाएगा 2 या r लिख सकते हैं r 2x - y प्लस 3z प्लस 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इतना जो है आपका आंसर निकल कर आ चुका है। तो ये फाइनल आंसर आपका आया हुआ है। इसी तरह से 10वें का प्रश्न नंबर 10 का जो है पहला और दूसरा सॉल्व होगा, जो कि हम लोग दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं भाई वास्तव में वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसी पे जो है कि लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 10 को, और मैं पूरा नोट कर लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है, इसके बाद हम आपको वज्र गुणन विधि पे आधारित यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 10वें का जो है कि पहला और 10वें का दूसरा आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक सवाल मैं आपके लिए ज़रूर दूंगा, क्योंकि 9 नंबर जिस तरह से था उसी तरह से प्रश्न नंबर 10 का पहला दूसरा भी होगा। तो मैं पहले को सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसके बाद दूसरा मैं आपके लिए दूंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। और मैं देखता हूँ कि आप लोग जो है कि मैं देखता हूँ कि आप लोग को क्या ये चीज़ जो है बताए हैं अभी, तो क्या ये समझ में आ गया है कि नहीं। यदि आपसे सॉल्व हो जाता है 10वें का दूसरा तो आप समझिएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर तो आपको परेशानी होने वाली है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मान यहाँ पर दिया गया है सब नोट करते हैं। ये देखिए 10वें के पहले में बिंदु ये आपके दिए गए होश कर गुजरने वाली रेखा का समीकरण, समतल का समीकरण, ये आपका फार्मूला ही है, बस हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए यक्स है और माइनस x1 का मान क्या है -1 है तो ये +1 हो जाएगा, y माइनस y1 तो y1 का मान है -1 तो ये +1 हो जाएगा, z माइनस z1 का मान क्या है 2 तो ये हो जाएगा -2 तो ये हो जाएगा -2 यहाँ पर भी, और ये हो जाएगा अब ये आपका हो जाएगा y प्लस क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा x + 1। दिया गया समतल, अब ये तो है समतल आपका दिया गया है, तो हमने समतल को यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा होगा, और एक बार मिला सकते हैं आप लोग अपने बुक के क्वेश्चन से कि मैं तो कहीं गलत नहीं लिखा हूँ। अब देखिए समतल एक जो है समतल समतल के समीकरण 2 और 3 पर यदि लंब होते हैं तो उस कंडीशन में x y और z की जगह पर a b c रखा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3a + 2b + 3 नहीं है माइनस है ना, तो -3c इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। इसमें हो जाएगा 5a - 4b और इसके बाद प्लस c इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर समीकरण 4 व 5 को वज्र गुणन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो किस तरह सॉल्व किया जाता है ये तो पता ही है, तो a बटा में हो जाएगा क्या, देखिए अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे भाई, तो हम लोग a को यहाँ पर छोड़ेंगे, ये दोनों बच जाएंगे, तो इससे पहले इसमें गुणा होगा 2a कम हो जाएगा 2, बीच में माइनस होता है -4 से -3 में, तो 4 3 12 + 12 हुआ, बीच में हमेशा माइनस होता है तो ये आपका हो जाएगा 12 इजिकल टू b बटा में। ठीक है, तो जब हम लोग b को लेंगे, किसको लेना है b को, जब हम लोग b को लेंगे तो b वाला छूट जाएगा, अब ये दोनों आपके बच जाएंगे। तो पहले इससे इसमें होगा, अब देखिए इससे इसमें नहीं होगा, पहले इससे इसमें हो चुका है,
सॉरी इससे इसमें हो चुका है। तो अब जब बी वाला लेते हैं ना तो पहले नीचे वाले से ऊपर वाले में होता है, ये नहीं कोई लड़का इससे इसमें कर देगा तो गलत हो जाएगा, चिन्ह आपका अलग आ जाएगा। इससे इसमें किया जाता है तो 5 3 15, तो ये हो जाएगा -15, बीच में हमेशा माइनस लगता है। इसके बाद से 3 एकम 3 इजिकल टू सी अपान, अब इससे करना है, जब सी से आप इससे करेंगे तो अब इससे से इसमें करना है, इससे इसमें, तो 4 3 12, तो यहाँ पर हो जाएगा -12 बना, 3 चौके 12 हो गया -12। फिर जब इससे ऊपर वाले में करेंगे तो हमेशा माइनस लगेगा, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा a बटा में ये हो जाएगा -10 इजिकल टू b बटा में माइनस क्या हो जाएगा 18 इजिकल टू सी अपान हो जाएगा क्या -22। इतना हो गया ना। अब इसी राशि को हम लोग मान लेंगे k के बराबर, जो कि यहाँ पर माना ही गया है k के बराबर, ठीक है। तो k के बराबर जब माना गया है तो हम लोग k के बराबर ले करके हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या आया हुआ है। a अपान क्या आया है -10, a अपान हो जाएगा -10। इसके बाद b अपान क्या आया है -18 आया है, c अपान क्या आया है -22। देख लीजिएगा भाई कहीं मुझसे गलत ना हो रहा हो, और गलत होगा तो आप लोग सही से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आपका a अपान जो -10 है ये बराबर किसके होगा पहले k के। तो हम लोग कर लेते हैं एक बार इसको k के बराबर, यानी कि a अपान -10 बराबर k। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा क्या -10 k। दूसरा चीज b अपान -18 इजिकल टू क्या है k, तो b अपान हो जाएगा -18 k। दूसरा चीज c बटा में हो जाएगा -22 बराबर k, तो c बराबर हो जाएगा -22 k, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ना ये आंसर इसका आया, ये आंसर इसका आया, और ये आंसर इसका आया। ए बी सी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, और यहाँ पर समीकरण 1 में ए बी सी का मान क्या करेंगे रखेंगे। तो चलिए हम लोग अब रख लेते हैं समीकरण 1 में, इसको हम हटा देते हैं, ठीक ना। चलिए तो हटाते हैं, ए बी सी का मान रखते हैं। तो हम लोग पुट करते हैं भाई, समीकरण 1 में रखना है ए बी सी का मान। ए का मान क्या है -10 के, कोष्टक में आ जाएंगे x + 1। बी का मान क्या है -18 के, कोष्टक में आ जाएंगे y + 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस छूटा हुआ है, यहाँ पे प्लस छूटा हुआ है, यानी कि प्लस हो जाएगा c कोष्टक में z - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। अब यहाँ पर c का मान क्या है -22, तो ये आपका देखिए प्लस है, ये है -22 आ रहा है, तो -22 के, कोष्टक में क्या हो जाएगा z - 2। देखिए भाई z -2, देखिए 2 और z एक ही जैसा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब k सभी में है तो k कॉमन लेंगे और k बराबर 0 हो जाएगा, आपको पता है k कॉमन लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अभी हम लोग प्रश्न नंबर 9 में देखे हैं ना, उसी तरह से। तो बच जाएगा -10 से गुणा करेंगे तो ये आपको हो जाएगा, नहीं तो लिख कर लीजिए, k बाहर ले लीजिए, तो बच जाएगा -10 से गुणा -10x बन गया, और ये हो जाएगा -10 -18y हो जाएगा, और ये हो जाएगा -18 माइनस, ये हो जाएगा 22z, और ये हो जाएगा प्लस 22 दूनी के हो जाएगा 44 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। के यहाँ पर गुणांक है, हटाएंगे तो इसका बटा लगेगा तो 0 हो जाएगा, और सजा कर बाकी सबको लिखेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 10x -18y, शायद यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है ना, इसे लिखते हैं -10x -18y -22z। अब देखिए अंकों को, चलिए भाई अंकों की बारी, जोड़ दीजिए। देखिए 18 और 10 आपका हो जाएगा माइनस, आपका हो जाएगा 28, ठीक है, और प्लस क्या है 44 बराबर कितना है 0। तो -10 x -18 y -22z, इसको घटा देंगे तो यह हो जाएगा 8 6 14 या 3, यह हो जाएगा 16, सही है कि नहीं। तो आपका हो जाएगा 30 40 4 44, और ये हो जाएगा आपका क्या प्लस इजिकल टू 0। अब यहाँ से 2 से कट रहा है तो 2 से कटा भी सकते हैं, तो 2 से कटा -2 से भाग दे दीजिए, नहीं तो यह हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा प्लस 2 से कटाएंगे 2 9 18 y, ये हो जाएगा प्लस 11z, और ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 2 8 16 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0।
मैं देख लेता हूँ भाई मेरा कहीं गलत तो नहीं आंसर आया, इसको सॉल्व मैं नहीं किया हूँ, ठीक है। तो यदि गलत आता है तो आप लोग सॉल्व करेंगे फिर से, कहीं जोड़ घटाना में गलत हो तो चलिए हम लोग देखते हैं। 10वें का आया है 5x माइनस 9y प्लस 11 माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक आया हुआ है, क्योंकि इसको हम सॉल्व करके नहीं रखे थे, प्रश्न नंबर 9 पे ही आधारित था तो हमने इसको सॉल्व नहीं किया था। अब ये जो है आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर जो है आपका निकल करके यहाँ से आ चुका है। और हाँ, इसका 8वें का जो है ना क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है कि दूसरा आपको सॉल्व करना है, स्वयं हल करें, स्वयं हल करें। ये आपको जो है कि स्वयं हल करना है और इसी पे आधारित है भाई, इसी पे आधारित, सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। जो सम पॉइंट दिया था उसको रखेंगे, इसके बाद इसमें मान रखेंगे, जो समीकरण दिया है उनको रखेंगे, समतल का समीकरण इस तरह से बनाएंगे, बीजगणित विधि लगाएंगे, ABC का मान निकालेंगे और ABC के मान को हम लोग उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो जितने भी आपका प्रोसेस यहाँ पे चला है सभी प्रोसेस आपका इजी था। तो 9 नंबर के जैसा ही यहाँ पर दूसरा 10 का पहला किया गया और दूसरा भी उसी तरह से होगा। तो वो प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको भी तो चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक हम लोग ये वीडियो रहने देते हैं, और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और मिलेंगे आपसे प्रश्न नंबर 11 के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।